हेलो नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां। अब इसमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, उस चीज को थोड़ी सी जान लेते हैं। और इससे पहले अपन ने बहुत अच्छे अच्छे जो है टॉपिक पढ़ लिए। वैश्विक पवन तंत्र पढ़ लिया है, महाद्वीप सारे पढ़ लिए, महासागर सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब ये पर्यावरणीय समस्याएं, इसके अंदर पर्यावरणीय मुद्दे यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं, यानी सबसे पहले आप लोगों को समझना है पर्यावरण क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या समझेंगे, पर्यावरण क्या है, फिर पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, फिर उनका क्या कारण हो सकते हैं, उनके क्या निवारण हो सकते हैं। यानी कि आज की क्लास फैक्चुअल ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों के समझने की चीजें हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कि आज की क्लास बेसिक ज्यादा है, लेकिन जब फैक्चुअल आएगी तो फिर फैक्ट जो है हाई लेवल भी आते हैं। जैसे कि कई प्रोटोकॉल होते हैं, कई समझौते हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो इनको भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें याद करनी पड़ेगी। भारत ने इनके लिए पर्यावरणीय मुद्दों से लड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं वो समझना पड़ेगा। विश्व में क्या क्या प्रयास हुए हैं वो समझना पड़ेगा। पर्यावरणीय समस्याओं में क्या क्या चीजें आती है ये समझना पड़ेगा। प्रश्न बनने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन जब बनते हैं तो फिर एक आध प्रश्न यहां से भी बन सकता है। आज ही एक ही क्लास में इस चैप्टर को अपन पूरा पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, वो चीजें मैं आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से पूरी करवा दूंगा, ठीक है। तब यूं पहला जो क्लास आई है देख लियो, पीडीएफ थान टेलीग्राम माते दे रिया हाँ, और gjdhub.com वेबसाइट माते भी दे रिया। सभी तरीके थान सुविधा उपलब्ध कराई, पढ़ो बढ़िया तरीके शांतिकाल है, लाभ उठाओ, क्योंकि अब महीनों पर निकल गो नहीं, बाद में युद्ध काल स्टार्ट हो जाए, पछे भाई समझ में नहीं आवेला के करनो क्या है, पढ़नो क्या है, छोड़नो क्या है बहुत समस्या हो जाएगी टाइम। तो अभी है मौका, अभी ही मारो चौका, इंतजार नहीं करना है, नहीं तो फिर ये समय निकल गया तो मिलेगा फिर धोखा, ठीक है। चलो टाबरो शुरू करा। देखिए सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। क्या है बेसिक, क्या कहता है बेसिक, कहता है कि ये पर्यावरण जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है। अब अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परि प्लस आवरण, ठीक है। परि यानी हमारे चारों तरफ, परि यानी क्या होता है, चारों तरफ, और आवरण यानी कि गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ। अब कई जन ट्रैवल कहते गुरु जी ये क्या पढ़ाने लगे, इतना मतलब बेसिक क्या, पर्यावरण परि प्लस आवरण चारों तरफ गिरा हुआ। तो भाई चीज जो है शुरू तो वहीं से होगी, अब आगे आगे बढ़ेंगे तो बस यही है आज की क्लास में। ज्यादा आप लोग किताब लेके भी मान लो बैठ गए, कोई भी चाहे अपनी किताब है या कोई भी, तो ज्यादा इसमें रटने की कोशिश करनी नहीं है। ज्यादा रटने से इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चीजें समझनी है वो मैं समझा दूंगा। तो यही है, पर्यावरण के अंदर देखेंगे, पर्यावरणीय समस्याओं को पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज दिख रही है इनमें क्या चीज आ जाती है, इनमें प्रदूषण आ जाते हैं, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर सारे ही प्रदूषण आ जाएंगे आप लोगों के। अब प्रदूषण के अंदर आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, सभी सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रदूषण अब थे को तो मैं प्रदूषण बता दूं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं बच्चों लिखिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं बच्चों लिखिए, कि ये होते किस कारण। देखो एक तरीका तो है कि ये बेसिक चीजें मैं भी पढ़ा तो बढ़िया नहीं लागू थाने हटे बिल्कुल ही यूं है, 5वीं क्लास टाबरा जो और थे भी कर ले हो। तो अपन चलते हैं एक एक मुख्य रूप से देख लेते हैं, फिर जो फैक्चुअल है उनको भी अपन देख लेंगे, फैक्ट भी देख लेंगे, ठीक टाबरो। सबसे पहले देखते हैं अपन पर्यावरण के संघटक, यानी कि पर्यावरण के घटक। मुख्य रूप से पर्यावरण के दो घटक हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। एक तो क्या है जैविक घटक, जैविक यानी जिनमें जीव है, सजीव और निर्जीव पढ़िया ने भाई चीज है, जिनमें जीव है वो जैविक घटक है, जिनमें जीव को नहीं है वो अजैविक घटक है। बिल्कुल सिंपल है। तो देखो सजीव और जैविक क्रियाएं, इनमें सबसे बेसिक चीज क्या है, उत्पादक किसे कहा जाता है, पौधों को, पेड़ों को उत्पादक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से उत्पादन करते हैं और फिर चैन बनती है। खाद्य श्रृंखला पढ़ी है अपने, फूड साइकिल पढ़ी है स्कूलों के अंदर, तो वो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, वो चैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चैन बनाते हैं। तो उत्पादक कौन होते हैं, पौधे होते हैं, और फिर बाकी सारे उपभोक्ता है। कैसे कि शाकाहारी जो है वो पौधों को खाएंगे, फिर इन शाकाहारी को कौन खाएंगे, मांसाहारी खाएंगे या सर्वाहारी खाएंगे, और फिर जो है अपघटक होंगे वो इनको जीवाणु वगैरह वो इनको खाएंगे जब मर जाएंगे तब, और ये श्रृंखला चलती रहती है ना, ये पूरी चेन चलती है। तो यही है आपके संघटक जो पढ़ने हैं वो। तो देखो ये उपभोक्ता हो गए, और फिर ये
ये उत्पादक हो गए, और उत्पादक पे निर्भर कौन करते हैं? उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ताओं में भी ये आ गए शाकाहारी आप लोगों के, जैसे कि हिरण हो गए, गाय हो गए, जो भी जो मैंने वेजिटेरियन है, ठीक है। और फिर आते हैं नॉन वेजिटेरियन, यानी कि मांसाहारी, जैसे कि बाघ, शेर, गीदड़, भेड़िए वगैरह ये सब। फिर आते हैं सर्वाहारी, जैसे कि इंसान, कौवा, कुत्ता, ये सब सर्वाहारी में। सर्वाहारी यानी कि पेड़, पत्तियां, अनाज वगैरह ये भी खाते हैं, और साथ में नॉन वेज भी खाते हैं, तो ये आ जाते हैं सर्वाहारी के अंदर। और फिर ये जब मर जाते हैं, मर खप जाते हैं, उसके बाद में इनको जो है अपघटक खाते हैं, जैसे कि कवक, जीवाणु वगैरह, ये जो है इनको खा जाते हैं। अब मान लो कोई जानवर मर गया जंगल के अंदर, तो फिर क्या होगा कि कुछ तो है दूसरे जानवर आके खा जाएंगे उसको, पीछे जो अवशेष बचेगा उनको कीड़े मकोड़े, अपघटक, कवक वगैरह ये खाते हैं, है ना। यही चक्र चलता है, जीवन का यही चक्र है, खाद्य श्रृंखला का यही चक्र है, यही समझना है। अजैविक घटक के अंदर आते हैं, इनमें क्या आता है? भौतिक और निर्जीव तत्व, इनके अंदर जीव नहीं होता, इन जीव को नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आप लोगों के स्थल मंडल, जैसे कि स्थल मंडल में आ जाएगी स्थल वाली चीजें, जैसे मिट्टी, चट्टाने आदि आ गई। जल मंडल जिनमें पानी होगा, नदियां, महासागर, समुद्र आदि आ गए। वायुमंडल जिनमें गैसें होगी, ये सारी आ जाती है इनमें। और फिर आते हैं अन्य कारक, जिनमें ऊर्जा, अन्य कारक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? इनमें ऊर्जा वाले स्रोत आते हैं। अन्य कारक में स्पेशली क्या ध्यान रखोगे? ऊर्जा वाले स्रोत इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, तापमान, ठीक है, वर्षा, बादल, ये सारे जो है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जो भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, और अन्य के अंदर आ गए। और किसके आगे? अंदर आगे, अन्य के अंदर आ गए, वो ये सब चीजें आ जाती है। तो थान इम क्या समझना है? क्या गुरुजी इम प्रश्न बन सके क्या? मन तो नहीं लागे बन सके, पर कंसेप्ट समझना जरूरी है। नहीं मैं टॉपिक छोड़ भी दूं ना, स्किप कर दो और कह दो कि इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है बच्चों, या आप पढ़ लेना, तो कई जना कहते हैं राड़ो कर दे, क्या गुरुजी अरे थे टॉपिक छोड़ो, स्किप करो, यूं वगैरह। तो मैं क्या आधे घंटे की क्लास ले ये चीज भी समझाई था कि पर्यावरणीय फिर मुद्दे जो एक्चुअल में आप लोगों को पढ़ना है, वो सारणी है, वो सारणी आपको याद करनी है, ठीक है। कि कौन कौन से समझौते हुए, स्टॉकहोम समझौता कब हुआ है, पेरिस समझौता कब हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये चीजें। फिर कुछ जो है पर्यावरण के अपने जो है गैसें वगैरह, हरित गृह प्रभाव वगैरह, आज की क्लास पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है। ले टाब्रो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, के बाद में आगे बढ़ना। ओके, तो ये क्लियर है। अब देखिए, अब आ जाती है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्या में क्या क्या है? मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहली समस्या प्रदूषण। क्या है? पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन बहुत तरह के हैं, आजकल ई पॉल्यूशन भी बहुत चल रहा है। ई पॉल्यूशन आपके दिमाग में जबरदस्ती कई चीजें जो है अवांछित ठूसी जाती है, आप नहीं देखना चाहते, आप नहीं उन्हें स्वीकार करना चाहते, वो भी आप लोगों के ठूसी जाएगी। ये किससे फैलता है? ये फैलता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, इनके अंदर। इनमें अब व्यक्ति को क्या मतलब खुद इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि क्या उसके लिए लाभदायक है और क्या उसके लिए घातक है। जिन्हें नहीं पता वो जो है भाई साहब इसमें बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ई प्रदूषण आजकल सबसे खतरनाक है, मैं मानता हूं। जो इसमें लिखा हुआ नहीं है ई प्रदूषण, लेकिन मैं थान कह रही हूं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है? पहली बात क्या है? प्रमुख पर्यावरणीय समस्या में सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण में अपने खास तौर पे आगे वायु प्रदूषण, जो वाहनों, उद्योगों आदि से निकले हुए धुएं से वगैरह से होता है। मैं यार शॉर्ट में बता रहा हूं, कारण क्या है? क्योंकि अपन बहुत डिटेल में ऐसी चीजें पढ़ी हुई है प्रदूषण वगैरह। मैं अब प्रदूषण पढ़ाने बैठ जाऊं, वायु प्रदूषण, तो ये कोई अपने कंपटीशन लेवल की क्लास का मतलब नहीं रहेगा। फिर जल प्रदूषण, ध्यान रखो, अपशिष्ट रसायन वगैरह जो पानी में जाते हैं उनसे। मृदा प्रदूषण हो गया, कीटनाशक, कचरा वगैरह ये है। इसके अलावा फिर आप लोग लिख लो कि ध्वनि प्रदूषण हो गया। क्या हो गया? ध्वनि प्रदूषण हो गया, है ना। और दिमाग में रखना कि ई प्रदूषण भी है जो सबसे ज्यादा खराब कर रहा है, ठीक। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है? और दूसरी समस्या संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी कैसे हो रही है? अति दोहन होने से। जनसंख्या भाई बहुत सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है खतरनाक तरीके से, और संसाधनों का दोहन खतरनाक तरीके से कर रहे हैं लोगों ने। मतलब जीवन में भी थे, देखो ना, तो थाली में इतो सारो भर ले तो बिन पेट में जाए कौन भी तो भी भर ले। तो ये क्या होता है, अपने नहीं चाहिए ना, उससे भी अधिक चीजें अपन ले लेते हैं। अपन सोचते हैं कि ये अपन कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम नहीं होती है तो फिर उसको जो है छोड़ देते हैं। तो ये क्या होती है? वेस्टेज। ऐसा का ऐसा संसाधनों के अंदर भी होता है, अपने को नई काम में लेनी है वो भी चीज अपन जो है
ले लेते हैं और फिर वो वेस्टेज करते हैं, पानी व्यर्थ बहता है, तो ये भी संसाधनों का अति दोहन है, खनिज वेस्ट हो रहे हैं वगैरह, ये सारी चीजें। तो संसाधनों की कमी, इसमें सबसे बड़ा संकट है जल संकट। ठीक है, क्या है? जल संकट, ओवर यूज। अब ये इसके अलावा ध्यान रखें खनिज की कमी वगैरह, ये भी इनके अंदर आ जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, फिर देखो जलवायु परिवर्तन, ये भी एक समस्या है और आजकल इसका प्रभाव आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा कि जो सीजन है, सारी मौसम के जो सीजन है वो सारी जो अपने टाइम से चूक चुकी है, सब डिले चल रही है। सर्दी लेट तक पड़ती है, बाद डिले तक, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और इन सभी सीजन में सबसे हावी होती है गर्मी। गर्मी की सीजन बहुत ज्यादा रहती है, उसके पीछे एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग भी है, हरित गृह प्रभाव उसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे देखो जलवायु परिवर्तन क्या, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता तापमान, इसको मैं समझाऊंगा आज बहुत अच्छी तरीके से, आपके समझ आ जाएगा। फिर देखो चरम मौसम, यानी कि बाढ़, सूखा वगैरह, ये जैव विविधता का ह्रास, ये भी इनकी जलवायु परिवर्तन की समस्याएं। अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी समस्या है, सही तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन नहीं किया जाए तो ये भी पर्यावरणीय समस्या बन जाती है। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का कचरा, प्लास्टिक प्रदूषण, एकल उपयोग प्लास्टिक। ठीक है, एकल उपयोग प्लास्टिक रीयूजेबल नहीं है, एकल उपयोग, एक बार उपयोग ले लिया फिर वापस रीयूजेबल नहीं है, तो वो भी एक समस्या ही है। ये वैश्विक प्रभाव और चुनौतियां हैं अपने सामने। ठीक है, और ये जो है प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं। समाधान क्या क्या हो सकता है? समाधान हो सकता है अक्षय ऊर्जा, जो जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई अपने वगैरह, जो अक्षय ऊर्जा है उनको अपने को काम में लेनी चाहिए। ठीक है, एक समाधान। दूसरा वृक्षारोपण, पौधारोपण बहुत करें। जो देखो कागजों में तो बहुत होता है और फोटो खिंचाने खातिर खूब जना करें, बाकी वास्तविक स्थिति में वह कम। मैं तो भाई खारो बोलूं पर बोलूं सच, क्योंकि कागजों में 8 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ और पता नहीं न जाने कितने करोड़ पौधे लग जाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि लगते कहाँ हैं। और वास्तविक स्थिति में तो खड़े पेड़ काट दिए जाते हैं, उनको बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और जो लगे हुए हैं उनको काट रहे हैं और टारगेट ले रहे हैं 10 करोड़, 20 करोड़ का। आईपीएल की एक डॉट गेंद पे 500 पेड़ लगाए जाएंगे, लगाए कहाँ गए हैं आज दिन तक ही पता नहीं चला। तो कागजों में बातें करना बहुत आसान होता है, वास्तविक स्थिति में कार्य कैसे किया जाता है वो बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए ये चीज बोल पाता हूं क्योंकि मैं खुद इसके क्षेत्र में काम करता हूं, तो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, मैं पहले उन काम को करता हूं, उसके बाद में कोई चीज के बारे में बोलता हूं। क्योंकि अपन ध्यान है कि अपर खुदरो ही घर अगर कांच रो न दूजा माते भाटा ठोको तो बाद में अपारे भी समस्या हो सके। तो ये चीज है। तो मैं तो भाई यूं है कि जो देखा नहीं वो मैं कह दिया करा कि भाई कि खारो लागे मीठो लागे, पर लागे तो सही कम कम, किने तो असर वह है। तो ये वृक्षारोपण जो है वास्तविक स्थिति में होना चाहिए। एक पुनर्चक्रण यानी कि रीयूज होनी चाहिए चीजें। ठीक है, प्लास्टिक भी ऐसा काम में ले जो रीयूज हो सके, तो उसका वापस दुरुपयोग नहीं हो और वो पर्यावरण के लिए समस्या नहीं बने। तीसरी चीज है जागरूकता, जो मैं अब 1.5 मिनट वो भाषण दियो ना, वो है जागरूकता, कि कम से कम लोगों में ये संचार तो हो कि मुझे देखने वाले लाखों विद्यार्थी हैं, लाखों युवा हैं, तो उनमें से लाखों नहीं तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति भी परिवर्तित होता है और इन चीजों को अपने अंदर उतारता है और कार्य करता है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन वो चैन दर चैन वो कार्य आगे बढ़ेगा, है ना। ये चीजें हैं। तो ये समस्याएं सिर्फ सरकार के चाहने से पूरी नहीं होगी, लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा और सरकार को सिर्फ कागजों में चलाने से नहीं होगा, वास्तविक स्थिति में उतारना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज रजिस्टर में उतारनी पड़ेगी। लियो टाबरो स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा। इतना उदासीन उगा है सेकंड ग्रेड वाला है टाबरिया के जाने मन लागे कि सिलेक्शन मेरे लेनो है, और भगवान सोगन जब मैं अगर क्लास रोक दी ना, बंद कर दी ना, तो बता यार आए भी बाद में रोड गरी कह रहे गुरुजी हम पढ़ रहे थे, हम तो, आप तो क्लास लेते रहो, हमें समय मिलेगा तब देखेंगे। अरे आके बात हुई, आप तो समय पे ही लो लेकिन हमें समय मिलेगा तब देखेंगे। तो मैं एक बात कह दूं, एक और खारी बात आज, ठीक है, आज खारी बात ही कहवा, एक और खारी बात आ है कि समय आप लोगों के लिए रुकेगा नहीं, समय आप लोगों का इंतजार करेगा नहीं। जो इस समय की महत्ता जानते हैं वो धूनी ताप रहे हैं, और आप लोग ये समझे कि कोई तैयारी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वहम है। जब रिजल्ट आएगा तब ये चीज आप लोगों को आईना दिखाएगी। इसलिए समय रहते जाग जाइए और समय रहते ये निर्णय ले लीजिए कि इस समय का क्या करना है, नहीं तो फिर समय निर्णय लेगा कि आपका क्या करना है, और वो निर्णय बड़ा निष्ठुर होता है भाई साहब, बहुत पीड़ादायक होता है। इसलिए समय को निर्णय लेने मत दीजिए, निर्णय खुद लीजिए और समय को अपने अनुसार ढाल लीजिए।
सादगी में सार है, बाकी बेकार है, ज्ञान जी को दियो है नहीं, माए उतार लो, नित की मतलब नहीं है ना। चलो आगे बढ़ा। मरुस्थलीकरण, ये भी समस्या है कि नहीं? समस्या है, मरुस्थलीकरण समस्या है, वनोन्मूलन समस्या है। जो वनोन्मूलन पे मैंने आप लोगों को आज ज्ञान दे दिया है 1.5 मिनट में, वही वनोन्मूलन है। यानी खड़े पेड़ों को काटो और फिर कहोगे एक के बदले 10 लगाएंगे, की मतलब नहीं है। वो जो अभी आज कार्य कर रहा है ना, वो लगाने वाला पेड़ तो पता नहीं कब करेगा, क्या पता लगाने के बाद में आप लोग चले जाओ फोटो खिंचा के आके बकरी खा जाए, तो की मतलब नहीं निकला है। तो जो लगे हुए हैं उनका कम से कम संरक्षण किया जाए, ठीक है। उनका कम से कम, ऐसा तो है नहीं कि घर के जो है युवाओं को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो डोगरे जितने भी है, बूढ़े जितने भी हैं, उनको सबको क्या, हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो पेड़ों में भी वही चीज है ना, वो भी हमारी धरोहर है। तो मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण यानी कि सूखा बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, मरुस्थल का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, और फिर जो है उसका प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि जंगल वगैरह सारे नष्ट हो रहे हैं। तो ये मरुस्थलीकरण है। इससे क्या होता है? इससे देखो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। गरीबी में वृद्धि होती है, होगी, क्योंकि देखो खेती बाड़ी नहीं होगी तो फिर गरीबी में वृद्धि होनी ही होनी है ना। गरीबी में वृद्धि, अप्रवासन, अप्रवासन यानी कि क्या करते हैं, पलायन होता है। गांवों के अंदर मरुस्थल फैल रहे हैं, खेतीबाड़ी नष्ट हो रही है, तो वो रोजगार के लिए शहरों की ओर जाएंगे, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और अपने जो है ग्रामीण संस्कृति इसका ह्रास होगा। और क्या हो गया, खाद्य सुरक्षा, खाएंगे क्या जब संसाधन ही नहीं है, पीछे वहां पे कृषि वगैरह नहीं हो रही, तो फिर खाने की तो लाले पड़ने ही है लाला, संकट बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज है कि ये सारे प्रभाव बढ़ते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ते हैं, मृदा क्षरण, ठीक है, मृदा बहुत तेजी तरीके से आगे बढ़ती है, मृदा का ह्रास भी होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, ठीक है, जैव विविधता का ह्रास होता है। जहां पे जो एक नमी वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पे पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, सब कुछ होते हैं, वहां पे बहुत तरह के जीव पनपते हैं। और एक सूखा है, पूरा सूखा रेगिस्तान, वहां पे कोई जीव नहीं पनपते हैं, ठीक है। एक ले देन एक पीवणो मिल जाए, पीवणो हम दोनों पीवणा सांप, ठीक है, वो मिल जाएगा। वो भी ज्यादा समय तक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अगर मरुस्थलीकरण इसी तरीके से बढ़ता रहा। भूजल स्तर में बहुत गिरावट आ जाती है, ये भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, कुपोषण का शिकार हो जाए लोग, क्योंकि खाने नहीं मिले कि है, खाने को नहीं दाना अम्मा चली, वो कहते हैं ना, खाने को नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो वो फिर क्या होता है कि कुपोषण का शिकार बन जाते हैं लोग, खाने को नहीं मिलता है, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी चीजें बढ़ेगी, है ना, कुपोषण हो जाते हैं, श्वसन संबंधी समस्या हो जाती है, क्योंकि धूल अंदर जाती है ना। सिलिकोसिस आप लोगों ने सुना होगा। तो सिलिकोसिस क्या होता है, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं ना लोग, तो वो कण जो होते हैं पत्थर के वगैरह उड़ के जाते हैं, वो सारे जम जाते हैं। तो यहाँ पे भी धूल के कण जाते हैं, तो अस्थमा वगैरह श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती है। तनाव और चिंता, निश्चित रूप से एंजाइटी होगी, चिंताएं होगी, ये जो प्रभाव है ये सारे तरीके से प्रभावित करते हैं, ठीक है ब्रो। देखो नुकसान क्या है, फसल की पैदावार में कमी होती है, मवेशियों की मौत होती है, ऐसे कंकाल में बदल जाते हैं, आर्थिक नुकसान भी होते हैं। अब समाधान क्या है, समाधान है फिर वही अक्षय ऊर्जा, वृक्षारोपण, पुनर्चक्रण, जो जागरूकता। समाधान सबके एक है और सबने ध्यान भी है, पर यूं है कि काम मैं क्यों करो, पढ़ लो करी, मैं तो खाली लाभ लेवा, आ सोच समूह ज्यादा है। आज की ई क्लास में है ना टाबरो रीला घनी बनी कटिंग कर थे बना सको, क्योंकि ये सारी यथार्थ बातें हैं और ये कभी कभी फ्लो में निकलती है। सारी सोच समझ के बोला जाए तो ये चीजें नहीं निकल सकती, वो मजा नहीं आएगा, नेचुरलिटी नहीं रहेगी। तो ये क्या है, ये यथार्थ है, जो चीज देखते हैं ना वही आप लोगों को मैं बता रहा हूं। और आप लोग जब इसको सुनते हो तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एक एक चीज जो है खरी कही है सर ने, है ना, खरी है जी खरी, बोलो करे हरी। ले स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा पानी, जल, H2O, जल क्या है H2O, और वातावरण के अंदर मौजूद गैसें हैं। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एक तो, ठीक है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनके अंदर H2O जब मिलता है तो ये क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है ना, और HNO3 और H2SO4 में ये बदल जाता है, यानी कि अम्ल के अंदर बदल जाता है। और जल की देखो, यदि आप पीएच मान देखें जल का, ठीक है, जल का पीएच मान देखें आप, तो उदासीन जल का 7 रहता है,
यदि इससे कम आता है, इससे कम होता है, तो वो चीज क्या बन जाती है, अम्लीय हो जाती है, और ज्यादा होने पे क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ज्यादा होने पे क्या होती है, क्षारीय। उदासीन पीएच मान कितना है, 7 का है। तो इसमें क्या होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें पीएच मान लगभग 2.5 से 5 तक रहता है, या इससे भी कम हो सकता है, ठीक है, 5 के अंदर अंदर। और ये क्या है, एसिड में बदल जाते हैं, H2SO4 और HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये चीजें बदल जाती है, और ये फिर बारिश के साथ में जमीन पे आती है। जमीन पे आने से क्या होता है, बहुत तरह के नुकसान होते हैं। फसलों को नुकसान होता है, यदि कहीं अपने क्या कहते हैं कि समुद्र और ये तालाबों वगैरह में गिरते हैं, तो इसमें मछलियों को नुकसान होता है, बहुत तरीके के नुकसान होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा होती है। अब देखो समाधान और रोकथाम क्या है, स्वच्छ ऊर्जा काम में ली जाए, प्रदूषण कम हो, वनीकरण ज्यादा हो, इनके भी यही तरीके हैं। पर्यावरण पे जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रिया क्या होती है, बनते क्या है, H2SO4 और HNO3 बनते हैं। किससे, एक तो SO2 का संपर्क होता है अपने इससे, है ना, और एक N2O इसका संपर्क होता है, और फिर बनता है HNO3, ठीक, ये ध्यान रखना है। यहां पे देखो प्रभाव के अंदर, यहाँ शुष्क जमाव, धूल, गैस वगैरह ये होती है। गीला जमाव, वर्षा, हिम, धुंध ये हो जाती है अम्लीय वर्षा से, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ते हैं, है ना। संगमरमर का कैंसर, ये क्या होता है, अब SO2 गैस, मथुरा के कारखानों से निकलने वाली SO2 गैस ताजमहल के सफेद पत्थर को पीले में बदल रही है, शरण कर रही है। वो पत्थर जो होते हैं ना, झरने लगते हैं, है ना, खुरदुरे होते हैं, चूर्ण बनता है उनका, जो ये क्या कहलाता है, संगमरमर का कैंसर कहलाता है, ठीक है। और क्या होता है, मछलियां मरती है, मछली जो होती है, मछली की मौतें होती है, ठीक है, पानी के अंदर संगमरमर का शरण होता है। ये सारी चीजें जो है इनके नुकसान है, ये ध्यान रखना है। पर्यावरण पे प्रभाव, देखो पर्यावरण पे प्रभाव के अंदर यही है, ये तो क्या है, प्रभाव नहीं, समाधान, ठीक है। समाधान, समाधान एक तो वनीकरण, ये जो यहाँ लिखे हुए ना वही है। प्रदूषण पे नियंत्रण, सरकारी नीति यहाँ लिखा है, तो सरकारी नीति का मतलब है नीतियां बननी चाहिए और बन के जो है अस्तित्व में आनी चाहिए, ये चीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अम्लीय वर्षा से रिलेटेड आप लोगों को पूछ सकते हैं। मुख्य दो ध्यान रखनी है, H2SO4 HNO3, दो चीजें बनती है, क्या नुकसान है क्या है वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हरित ग्रह प्रभाव। अब क्या है, हरित ग्रह प्रभाव, ये क्या है, देखो हरित ग्रह क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। अब थे क्यों कि प्राकृतिक घटना क्यों सर, ग्रीन हाउस जो आप कहते हो, या ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ग्रीन हाउस बनाया जाता है, शीशे का घर होता है, वो जो गर्मी पैदा की जाती है वगैरह। ये हरित ग्रह प्रभाव प्राकृतिक घटना है, अपने जो वायुमंडल है ना वो इसके लिए जिम्मेदार है। देखो क्या होता है कि अपनी पृथ्वी है, ठीक है, अपनी पृथ्वी है, इस पे लगे हुए हैं अपने पेड़ पौधे वगैरह, ठीक, और यहाँ पे भैया सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। अब सूरज से क्या होगा कि रोशनी आएगी, रोशनी आएगी और कहां आती है, जमीन पे, धरती पे। धरती पे रोशनी आने से टकरा के वापस लौटने लगती है, तो कुछ तो इसकी उष्मा को सोख लेती है अपने जमीन, और जब वापस लौटने लगती है तो वायुमंडल में मौजूद जो गैसें हैं, जिसमें सबसे मुख्य तौर पे काम आती है आपके CO2, ठीक है, फिर आप लोगों के मीथेन गैस, कौन सी, मीथेन, फिर आप लोगों के CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ गैसें हैं जो क्या करती है कि इनका अवशोषण करती है, जिसमें सबसे ज्यादा 60% भूमिका रहती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये क्या करती है, इनका अवशोषण कर लेती है, और अवशोषण करने के बाद टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जो वातावरण का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है। हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव है सिर्फ और सिर्फ किस कारण, हरित ग्रह प्रभाव के कारण। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, अगर ये नहीं होता तो ये पृथ्वी का टेम्परेचर हो जाता -18 डिग्री, -18 डिग्री पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये क्या करती है कि 15 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देती कम से कम, तो इससे क्या है कि जीवन संभव है, जीने लायक हो गया। अब समस्या क्या है कि गुरुजी यहां तो बढ़िया चीज है, लेकिन इन समस्या क्या है, समस्या वो है कि अब जो है ये चीजें ग्लोबल वार्मिंग में बदल रही है। ये क्या चीजें ग्लोबल वार्मिंग में बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि अब ये CO2 गैस वगैरह इतनी बढ़ गई है कि ये बहुत ज्यादा उष्मा का अवशोषण करने लग गई और बहुत ज्यादा हीट पैदा करने लगी। अब आप देखो गर्मी पहले जितनी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ती है।
है ना, बहुत ज्यादा पड़ती है गर्मी, तो उससे क्या होता है कि अब सहन नहीं हो पाती गर्मी, और इस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के जल में वृद्धि हो रही है। कई बार आप सुनते सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, वहां पे ये हालत हो गए, वो हो गए हैं, कई बादल फट गए वगैरह। तो ये सारे जो है इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण, जो ऋतुएं बदल रही है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण हो रही है। सारी चीजें जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, किस कारण? ग्लोबल वार्मिंग। तो कि गुरुजी ये क्यों हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कल कारखानों में है, गाड़ियों से वगैरह, ये पेड़ों को काट कर है, तो पेड़ क्या करते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते थे, तो मेंटेन होता था, रहता था। अब वो अवशोषित नहीं करने, हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये हरित गृह प्रभाव है, ठीक है। ये क्या है? हरित गृह प्रभाव है, जो एक जरूरी फैक्टर है पृथ्वी पे जीवन के लिए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो नुकसानदायक है। समझ गए? हरित गृह प्रभाव समझने का बहुत शानदार और आसान तरीका मैंने बताया कि ये है हरित गृह प्रभाव, ठीक है। चलो देखो, अब देखो हरित गृह प्रभाव को थोड़ा सा और फैक्चुअल अपन देख लेते हैं। इसकी खोज जो है हरित गृह प्रभाव की, पता लगाया इसकी सबसे पहले जोसेफ फूरियर ने 1824 में, ठीक है। सबसे मुख्य गैस वातावरण में सबसे अधिक प्रभाव कौन सी डालती है? CO2, और मैंने बताया कि ये लगभग 60% प्रभाव डालती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, जब इन गैसों की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसके लिए, इसको रोकने के लिए, CO2 का जो रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया था। एक क्या किया था? क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? एक समझौता होता है, एक बैठक होती है, जिसके अंदर निर्णय लिए जाते हैं कि सभी देशों को CO2 को कम करने के लिए प्रयास करने हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान के अंदर किया था। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक संधि है, एक तरह की, ठीक है। एक तरह की क्या है? संधि है। यदि आप लोगों को पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल भैया किया कब गया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है 1997 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था जापान के अंदर। देखो अब यहां पे ध्यान दो कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य स्रोत इनके उत्सर्जन कहां से होता है, कहां से बढ़ती है? तो कोयला तेल का दहन, वनों की कटाई, वाहनों के धुएं, इनसे बढ़ती है। और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, 60% ये ग्रीन हाउस गैसों के अंदर ये प्रभाव डालती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। फिर ध्यान रखो मीथेन यानी कि CH4, ये कहां से आती है? ये धान के खेत से आती है। पालतू पशु जुगाली करते हैं, लैंडफिल वगैरह, इनसे आती है। और इसका प्रभाव आप लोगों के रहता है, इसका प्रभाव रहता है कितना है? CFC का तो है 14%, CFC का 14% है, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का है आप लोगों के 6% है, नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। तो फिर इसका कितना हुआ? इसका 20% है। मीथेन का कितना प्रभाव? 20%, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक प्रक्रिया, इनसे आता है, इसका 6% है। और CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनसे उत्सर्जित होती है, इसका 14% प्रभाव रहता है। तो ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, रेशियो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन से किस तरीके से। अब देखो इसके दुष्परिणाम, ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, यही चीजें मैंने आपको समझाई। मौसम का बदलाव, जैसे बेमौसम बारिश, सूखा, भीषण गर्मी का बढ़ना वगैरह। ये जैव विविधता पे खतरा, कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास वगैरह नष्ट हो जाते हैं, वो भी एक समस्या है इसकी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हरित गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहा जाता है, उसके बारे में। देखो बहुत द्रुत गति से और बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई है। अभी क्लास बाकी है भाई, टाबरों स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना। देखो अब जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं के समाधान करने के लिए भारत की क्या क्या अंतरराष्ट्रीय पहल रही है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्या ध्यान रखना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस की ये एक संयुक्त पहल थी। 119 सदस्यों और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बनाया गया। इथियोपिया और सोमालिया में सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर स्टार सी की सफलतापूर्वक स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा ध्यान रखें, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भारत और ब्रिटेन के नेतृत्व में शुरू की गई और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें बड़े पैमाने पे सौर ऊर्जा प्रणालियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके 3 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। पहला चरण जो है वो भारतीय ग्रिड को मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
दूसरा चरण है उसमें कार्यात्मक, प्रथम चरण को अफ्रीका में नवीकरणीय साधकों के संसाधनों के पुल से जोड़ना, और तीसरा चरण 2050 तक वैश्विक इंटरकनेक्शन प्राप्त करना। 2050 तक टारगेट है ना, मोदी जी टारगेट 2047 तक लेकर चला है और इनको टारगेट है 2050 तक। ठीक है, तो ये सारे जो है भविष्य को देखते हुए ये प्रोटोकॉल वगैरह पहल की जाती है। देखो, इसके अलावा आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान भारत द्वारा यह लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्त पोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और ज्ञान आधारित संस्थाओं की वैश्विक भागीदारी के लिए सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों की तन्यकता को बढ़ावा देना है। फिर देखें, रेजिलिएंट द्विपक्षीय देशों के लिए अवसंरचनात्मक CDRI और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की एक प्रमुख रणनीतिक पहल और भारत द्वारा 2021 में यह लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है आप लोगों को कि CIDS के लिए रेजिलिएंट और जलवायु अनुकूलन समाधान प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। लीडरशिप ग्रुप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2019 में भारत और स्वीडन द्वारा लॉन्च किया गया। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध देशों और कंपनियों को एक साथ लाता है। और CPO 28 में, CPO नहीं है, COP है, COP 28 में भारत और स्वीडन में 2024-26 के लिए दूसरा लीड IT चरण लॉन्च किया गया। अब देखो, ये जो है ये आप लोगों को थोड़ी सी जो है याद करनी पड़ेगी चीजें, इनमें ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है। ऐसे के ऐसे मैं आप लोगों को बताऊं, एक सारणी आप लोगों को किताब में से पढ़नी है जो सम्मेलनों वाली है। ठीक है, अपनी गाइड जिसके भी पास है उनको उसमें मिल जाएगी, और जो विश्व भारत वाला वॉल्यूम आने वाला है उसमें भी मैंने वो सारणी ऐड किया है। अगर किसी के पास में दूसरी पुस्तकें हैं तो उनके अंदर भी वो सम्मेलन वाली सारणी होती है, तो ये आप लोगों को वो पुस्तक से पढ़नी, क्योंकि ये 2 स्लाइड मैंने जैसे सिर्फ रीडिंग की है, वैसे ही मैं रीडिंग करके बताऊंगा तो ज्यादा कोई देखो मतलब निकलेगा नहीं, तो उसे आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब ये जो है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसमें काफी सारी समझने वाली चीजें हैं। देखो, वायु प्रदूषण का जैव सूचक जो है वो लाइकेन है, और जल प्रदूषण का जैव सूचक ई कोलाई कोलिफॉर्म जीवाणु है। ठीक है, अब देखो, जल में मरकरी की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? मिनीमाटा। अब इसको समझो कि मिनीमाटा रोग होता कैसे है। मिनीमाटा रोग जो है कि इसमें क्या होता है कि जो पारा निकलता है औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में, वो जाता है कहीं जल के अंदर वगैरह, पानी में ऐसा निस्तारण किया जाता है। उसके बाद में उससे क्या होता है कि उस पारे को वो जल के साथ में क्रिया करके हानिकारक रसायन में बदल जाता है, और उसको ग्रहण कर लेती है मछलियां, और उन मछलियों को इंसान पकड़ता है, और इंसान जब उन मछलियों को खाता है तो फिर वो इंसान के अंदर वो रोग होता है, उसको कहा जाता है मिनीमाटा। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का शरीर सूनापन पड़ना, ताड़ आना वगैरह, खिंचाव मतलब कि जिसको बोलते हैं। ठीक है, पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और दिमाग मस्तिष्क काम करना बंद कर लेता है, ऐसे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये मिनीमाटा रोग आप लोगों को ध्यान रखना है। एक जल में कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग है इटाई इटाई। इनको मतलब क्या? इटाई इटाई ध्यान, जापानी शब्द है एक। इटाई इटाई भी क्या है? जापानी शब्द है, जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है, इटाई इटाई का मतलब होता है आउच आउच। अपा की दुकान तो अपा मतलब लड़कियां ज्यादा करिया करें क्या आउच की थोड़ी पिन लग आउच, यहाँ तो आउच आउच होता है, इसका मतलब होता है इटाई इटाई। तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये जोड़ों का दर्द वगैरह, हड्डियों का दर्द वगैरह, ये इसमें होता है इटाई इटाई में, कैडमियम की मात्रा बढ़ने से। और ये चावल की खेती जो होती है उसमें मतलब प्रदूषित कैडमियम युक्त प्रदूषित जहरीले जल से यदि चावल की खेती की गई, उन चावल को खाने से फिर ये रोग होता है। तो ये इटाई इटाई भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है, ये तो आप लोग पता ही है, आप लोग जानते हो। जल में नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम? ये बच्चों के अंदर होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है बच्चों के अंदर होता है। अब देखो, बच्चों के अंदर होता है, इसके अंदर आप लोगों को पता है रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है ना। तो इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और बच्चों के अंदर जो रक्त का प्रवाह कम होने लगता है धीरे धीरे। इससे क्या होता है? शरीर नीला पड़ने लगता है। रक्त का प्रवाह कम होने से शरीर नीला पड़ने लगता है, और कई समय
बच्चों की मौत भी हो जाती है, इसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये सारे जो है प्रदूषण वगैरह इनसे होते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। शांत जो वातावरण है उसकी ध्वनि जो होती है वो 45 डीबी तक होती है, और 60 डीबी से अधिक होने पर वह ध्वनि प्रदूषण के अंदर आता है। एक प्रदूषण जाना जाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापक की इकाई क्या है? रोंटगन। रेडियोधर्मी प्रदूषण कब माना जाता है? जब 10 रोंटगन से अधिक रेडियोधर्मिता देखी जाए तब जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण माना जाता है। ओजोन गैस यानी कि O3, ठीक है, 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन गैस को सबसे अधिक क्षति किससे पहुंचती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचती है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और हैलोजन गैस से पहुंचती है सबसे ज्यादा क्षति। एक भोपाल गैस त्रासदी, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, रेलवे मैन, वो देखना आप, ठीक है। के मेनन ने उसमें बहुत तगड़ा रोल किया। उसके अंदर पूरी भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, क्यों हुई, उस पूरे जो है इंसिडेंट आपको समझ में आएगा, है ना, अच्छी है। इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव हुआ क्या था? ये एक साजिश थी, आतंकवादी घटना थी, ठीक है। उसके कारण हुआ था 2 दिसंबर 1984। कई लोग जो है मारे गए थे, इसके अंदर कई लोग मरे थे। भोपाल के अंदर ये गैस का रिसाव हुआ था, ये ध्यान रखना, 2 दिसंबर 1984। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें आ गई। ले उठाओ स्क्रीनशॉट। इसी के साथ भैया अपनी जो है द्रुत गति से शताब्दी एक्सप्रेस वाली क्लास पर्यावरणीय समस्या पूरी हुई। आप लोगों के लिए इसमें एक होमवर्क है कि जो सारणी समझौते वाली जो है, प्रोटोकॉल वाली जो सारणी है, वो आप लोगों को अपने लेवल पे याद करनी है, ठीक है। मैंने पुस्तक के अंदर दे रखी है, और आने वाली विश्व भारत की जो रिवीजन बूस्टर बुक है उसके अंदर भी मैंने शामिल किया। तो जिनके पास में गाइड नहीं है वो भी चिंता नहीं करें कि हम तो सिर्फ रिवीजन के लिए सर छोटी बुक वो बुकलेट लेंगे, तो उसके अंदर भी आप लोगों को मिलेगी। टावरों दैण की नहीं करनी, तनाव मुक्त होकर पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो, नौकरी लगो, अपने और अपनों के सपने पूरे करो, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।